अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल सत्तार है और मैं पेश खिदमत हूँ ईरान जंग के हवाले से एक तजज़िये के साथ। ईरान की जंग के हवाले से बहुत सारे लोगों के अंदाज़े गलत साबित हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल था कि वो शायद ईरानी क़यादत को सफ़े हस्ती से मिटाकर ईरान को ये मजबूर कर सकेंगे कि वो सरेंडर करे या हथियार डाल दे। उसके बाद उन्होंने धमकियाँ, गालियाँ, हर तरीके से काम किया लेकिन कोई बात नहीं बनी। लेकिन इस सारे मामले में जो सबसे ख़तरनाक मिसकैलकुलेशन की वो अरब कंट्रीज़ ने की और अरब कंट्रीज़ के हवाले से यहाँ तक आया कि मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब की ये ग़ालिबन ख्वाहिश रही, कम से कम न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट, कम से कम न्यूयॉर्क टाइम और कुछ और पब्लिकेशंस ने ये क्लेम किया कि प्राइवेटली जो सऊदी एडमिनिस्ट्रेशन थी या सऊदी हुकूमत थी, उसने ट्रंप को जोर दिया कि वो ईरान पर हमला करे। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि सऊदी अरब 20-25 साल से जो है वो कोशिश कर रहा है अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की। मिडिल ईस्ट में तेल के रिजर्व खत्म हो रहे हैं और आइंदा का जो एनर्जी हब होगा मुस्तकबिल का, वो मुमकिना तौर पे जो है वो वस्ती एशिया हो सकता है। तो $400 बिलियन के करीब सऊदी अरब ने कुछ अरसे पहले कोशिश की एक नया शहर आबाद करने की, इसीलिए उन्होंने अपने माशरे को लिबरलाइज भी किया, म्यूजिक, स्पोर्ट्स और दूसरी चीज़ों की इजाज़त दी। मुत्तहिदा अरब अमारात ऑलरेडी लिबरलाइज था, गो के वहाँ पे कुछ रिजिड या मजहबी कवानीन आज भी मौजूद हैं और सऊदी अरब में भी मौजूद हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज उन्होंने वो किया, बाय एंड लार्ज उन्होंने लिबरलाइज किया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ज़्यादा रेडिकल लाइन ली और उसने जो है वो मुस्लिम बुनियाद परस्ती को या मुस्लिम इंतहा पसंदी की बड़ी शदीद मुखालफत की, स्पेशली इखवानुल मुस्लिमीन जैसी तंजीमों की बेखनी की बात की और सख्त सजाएं की। लेकिन ईरान के हवाले से उनकी मिसकैलकुलेशन ये है कि वो ये समझते हैं कि शायद ईरान को कमज़ोर कर दिया जाए, ईरान पे बहुत बम्बार्टमेंट कर दी जाए और वो 100 साल तक उठे नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ईरान पर चारों तरफ से बम्बार्टमेंट होगी तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो उन बेसिस को टारगेट नहीं करेगा जो इस्तेमाल की गई हैं। ईरान का मुमकिन रद्द अमल जो अभी लिमिटेड पैमाने पे आया था और ये बड़ा खतरनाक है, उसने अमरीकी बेसिस के अलावा कतर की जो ऑयल की वो कतर का जो गैस की सप्लाई है उसको मुतासिर किया और वो कहते हैं कि कतर को ओवर द ईयर्स जो है वो मुमकिन तौर पे 200 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। इसी तरह मशरिक वस्ता में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दूसरे ममालिक में ये जो डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं ये बड़े अहम हैं, क्योंकि ईरान अपनी पानी का तकरीबन 1 या 2% या 3-4% उसका मुश्किल है जो वो समंदर के पानी को साफ करता है। ईरान के पास पानी है एज कम्पेयर टू सऊदी अरेबिया या मुत्तहिदा अरब अमारात। लेकिन ये जो अरब ममालिक हैं, ये अपने पानी का 90% हिस्सा जो है वो डीसैलिनेशन प्लांट्स के थ्रू लेते हैं, ये समंदर के पानी को साफ करते हैं। और मुमकिना तौर पर अगर ईरान की यूनिवर्सिटीज पे हमले हो रहे हैं, आबादियों पे हमले हो रहे हैं, स्कूलों पे हमले हो रहे हैं, कॉलेजेस पर हमले हो रहे हैं, तो बहुत सारे नाक़िदीन का ख्याल है कि ईरान डेफिनेटली इन डीसैलिनेशन प्लांट्स को जो है वो टारगेट करेगा। उसके अलावा गैस और जो ऑयल की इंस्टॉलेशन है वो भी टारगेट होंगी। अगर ईरान के ब्रिजेस, सड़कें और बड़ी सिविलियन इंस्टॉलेशन टारगेट होती हैं तो वो भी फिर टारगेट करेगा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और इन गल्फ कंट्रीज में बहुत सारी बड़ी इमारात हैं, बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज हैं। अगर ईरानी यूनिवर्सिटीज टारगेट होंगी तो वो भी होगा। अब इसका ये रिजल्ट होगा कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात अगर डीसैलिनेशन प्लांट स्पेशली टारगेट होते हैं तो गल्फ कंट्रीज में जो है पानी का एक बहुत बड़ा बहरान आएगा। उसके अलावा जो मुत्तहिदा अरब अमारात की ये मिथ थी कि ये हेवन ऑन अर्थ है, बड़ी पीसफुल जगह है और सऊदी अरब जो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहा है, स्पेशली टूरिज्म अट्रैक्ट कर रहा है, सवाल ये पैदा होता है कि जब हर वक्त ड्रोन फ्लाई कर रहे होंगे, जब जहाज नहीं चल रहे होंगे, एविएशन इंडस्ट्री मुतासिर हो रही होगी, लोग जख्मी हो रहे होंगे ड्रोन के हमले में, तो ऐसे में कौन सा टूरिस्ट आएगा? अगर ये जंग एस्केलेट करती है, सीज फायर टूटता है और जंग बढ़ती है, ईरान पे हमले बढ़ते हैं, तो मुमकिना तौर पर गल्फ कंट्रीज की सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। उसका जो खमियाजा जो है वो फिर गल्फ की जो है वो नस्लें भुगतेंगी। होगा फिर ये कि देखेंगे फिर इस जंग के नतीजे में ईरान को भी नुकसान होगा, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत वगैरह को भी नुकसान होगा। फायदा यकीनन इसराइल को होगा कि पूरे खित्ते में उसका कोई ताकतवर नहीं होगा
ابھی تو ملیٹریلی خالی ایران ایسا ہے کہ جو تھوڑا بہت اس کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے، ملیٹریلی وہ بڑا پاورفل ہے، فائنینشلی بھی اسرائیل پاورفل ہے، لیکن فائنینشل سطح پر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت وغیرہ، بحرین پر اتنا ان کے پاس پیسہ ہے کہ وہ اس پیسے کے بلبوتے پہ، اور قطر اس پیسے کے بلبوتے پہ امریکن پالیسیز کو یا مغرب کی پالیسیز کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، کہ اس میں جیسے ڈی پی ورلڈ کمپنی ہے متحدہ عرب امارات کی، وہ دنیا کی تقریباً 10% کنٹینرز کو کیٹر کرتی ہے، اور یہ جو خالی ڈی پی ورلڈ جو کمپنی ہے، یہ متحدہ عرب امارات کا 12% جی ڈی پی کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے، اور جو غالباً دبئی کا جی ڈی پی ہے اس کو 36% کنٹریبیوٹ کرتی ہے، اور یہ اس کا کام لندن میں بھی ہے، دنیا بھر کی پورٹس میں ہے، اسی طرح قطر نے بہت ساری پراپرٹیز خریدی ہوئی ہیں، امریکہ کے بہت سارے انویسٹرز کا کارلائل گروپ آف کمپنی میں، سعودی ارامکو جو ہے، ارامکو کمپنی جو امریکہ اس میں انویسٹمنٹ ہے، جوائنٹ وینچر ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اب سعودی عرب اور گلف کنٹریز آلریڈی ملیٹریلی تو ویک ہیں، لیکن اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو وہ فائنینشلی بھی ویک ہوں گے۔ اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ اگر بڑے پیمانے پہ تباہی ہوتی ہے تو ان گلف کنٹریز کو، جو پوری دنیا کو ایک طریقے سے پیسہ دے رہے ہوتے ہیں، ادھار دے رہے ہوتے ہیں، ان کو آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور عالمی مالیاتی اداروں سے جو ہے وہ قرضہ لینا پڑے گا۔